Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 17th of December 2022. तो गाइज आज है तारीख 17 दिसंबर 2022 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है कोयम्बतूर को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक टर्म है जिसको हम लोग आरसीईपी के नाम से भी जानते हैं, यानी रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो यह टर्म अक्सर न्यूज़ में देखने को मिलती है, लेकिन कौन से ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के कॉन्टेक्स्ट में न्यूज़ में देखने को मिलती है आपको इसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए बोलता है G20, ऑप्शन बी आसियान, ऑप्शन सी एससीओ या फिर ऑप्शन डी सार्क। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि आज का जो वीडियो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। इनफैक्ट मैं जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस समय यहाँ पर 9:16 हो रहा है। काफ़ी लेट हो गया क्योंकि यार हुआ क्या कि ये वीडियो मैं एक बार ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ। प्रॉब्लम ये हुई कि उस वीडियो के अंदर कहीं से कहीं तक साउंड ही रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो इस वजह से मुझे इसको दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ये वो वीडियो आप लोग देख पाओगे, है ना। ये वीडियो देखो प्ले हो रहा है, लगभग 1 घंटा 15 मिनट 19 सेकेंड का ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। अब यार मुझे नहीं पता, जैसे ही यहाँ पर मैंने देखा कि इसके अंदर साउंड नहीं है, बिल्कुल दिमाग ख़राब हो गया। चलो कोई बात नहीं, खैर दोबारा रिकॉर्ड करेंगे। और यहाँ पर आप लोग ये टाइम पीरियड देख पा रहे होंगे 1 आवर 15 मिनट 19 सेकेंड्स का। कोई बात नहीं, अब चलो दोबारा करेंगे। वैसे ही इसमें कहीं पे भी साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ, बस मैं बाद में ये सोच रहा था यार चलो अब आ जाए साउंड, आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, इसके अंदर साउंड आया ही नहीं है। तो ऑब्वियसली मैं बिना साउंड का वीडियो रिकॉर्ड कर नहीं सकता था, मतलब अपलोड नहीं कर सकता था। तो इस वजह से अब दूसरा रिकॉर्ड करते हैं। अब जो है साउंड रिकॉर्ड हो रहा होगा तो इसको आराम से अपलोड कर देंगे। और आप सभी लोगों ने जो वेट किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वरना तो ये सप्ताह हमारा पूरा ऐसे ही निकला है। इस सप्ताह बहुत सारी परेशानी हुई है। मंडे सही से टाइम पर वीडियो अपलोड हुआ था और कल सही से टाइम पर वीडियो अपलोड हो गया था। उसके बाद तो ट्यूसडे में वीडियो काफ़ी लेट हो गया था, इनफैक्ट मैंने दोपहर के समय पर अपलोड किया था तबीयत ख़राब की वजह से। तो ये पूरा सप्ताह ऐसे ही निकल गया। कोई बात नहीं, मंडे से वापस से फिर से फुल एनर्जी के साथ में आएंगे। मंडे से क्या, इवन कल से यहाँ पर हम लोग टाइम पर वीडियो को अपलोड करने की कोशिश करेंगे। देखो कोशिश यही होती है कि यार 8 बजे से पहले अपलोड कर दिया जाए, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर न्यूज़पेपर की है। न्यूज़पेपर ही अपलोड नहीं हो पाता है। 4:30 5 भी बज जा रहे हैं तो भी न्यूज़पेपर नहीं आ रहा है। कभी कोई एडिशन आ रहा है, कभी कोई एडिशन आ रहा है, तो वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं बार बार। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी पूरी कोशिश है कि हम लोग लगे रहेंगे और समय आएगा जब टाइम पर अपलोड करेंगे। अभी थोड़ा समय ख़राब चल रहा है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आने वाले समय पर टाइम पर अपलोड करने की पूरी तरह से कोशिश मेरी रहने वाली है। हालाँकि कोशिश मैं रोज़ ही करता हूँ। चलो फिलहाल पहले हम लोग अपने थंबनेल वाले आर्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं। क्या है थंबनेल के अंदर, तो भारत को मिल गया आखिरी लड़ाकू विमान राफेल। राफेल के बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा। साल 2016 में राफेल को लेकर भारत ने फ्रांस के साथ में एक डील करी थी। वो डील कितने रुपए की थी, लगभग 58,000 करोड़ की। कहीं पर 58,000, कहीं पर 59,000 करोड़ देखने को मिलेगा। तो ये डील हम लोगों ने करी थी। तो कितने राफाल हम लोगों ने परचेज़ करे थे, लगभग 36 राफाल को परचेज़ करने की डील की गई थी। अब एकदम से 36 तो आ नहीं सकते, धीरे धीरे करके आ रहे थे। तो आप देखोगे पहला जो बैच है पूरे राफाल का, 4 राफाल हमें मिले थे लगभग साल 2020 में। फिर उसके बाद ये लगातार राफेल्स आते रहे और अब यहाँ पर होता यह है कि जो आखिरी 36वां राफेल है वो भी इंडिया के अंदर पहुँच जाता है। तो मतलब ये जो डील है ये अब पूरी कंप्लीट हो जाती है, जिसके बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है।
तो सितंबर 2016 में भारत ने फ्रांस से 36 राफेल जेट्स को ऑर्डर किया था, लगभग 58,000 करोड़ के अंदर में। और 8 अक्टूबर 2019 में जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इनको पहला राफेल जेट मिल जाता है फ्रांस के ही अंदर। फिर मई 2020 के समय में 4 राफेल यानी कि जो राफेल का पहला बैच है वो इंडिया पहुंच जाता है। अब यहाँ पर आप देखोगे जो आखिरी राफेल है 36वां, वो भी इंडिया के अंदर आ जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना कि जितने भी राफेल जेट्स हैं इनको कहाँ कहाँ पर तैनात किया जा रहा है। तो इनको डिप्लॉय किया जा रहा है, एक तो यहाँ पर यह है अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन, और दूसरा यहाँ पर ये कौन सा स्टेशन है, तो बेसिकली ये हमारा है हसीमरा बेस, ठीक है ना। तो इन दोनों ही जगह पर राफेल को तैनात किया जाएगा, और ये ध्यान रखना ये हरियाणा के अंदर है। अब एग्जैक्टली क्या होगा कि इस वाले रीजन में तो अभी के समय पर ये जो राफेल है वो रन भी कर रहे हैं, चल भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक अभ्यास कर रहे हैं, एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, और ये रीजन अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी था, क्योंकि इस तवांग वाले रीजन के अंदर इंडिया और चाइना के जो सोल्जर्स हैं इनके बीच में झड़प भी हुई थी। आपको पता होगा इसके बारे में, सभी चीज़ हम कवर करते हुए आ रहे हैं। तो ये दोनों जगह हैं जहाँ जहाँ पर ये राफेल एयरजेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिन वहाँ पर तैनात किया जाएगा। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि जो हमने फ्रांस से राफेल मंगाए, फ्रांस की कंपनी है डाजो कंपनी, जिन्होंने यहाँ पर इन राफेल्स को बनाया है, हमने उनसे बोलकर उस राफेल जेट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करवाएं, कुछ चेंजेस करवाए हैं। जैसे उसमें क्या क्या इंक्लूड करवाया, क्योंकि फ्रांस अपने हिसाब से बना रहा था, हमने यहाँ पर अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए कुछ चेंजेस करवाए। जैसे कि हम लोगों ने जो राफेल परचेज़ करे हैं उसके अंदर क्या क्या करवाया, इजराइल हेलमेट माउंटेड डिस्प्लेज हो गए, उसके बाद में रडार वार्निंग रिसीवर, लो बैंड जैमर्स हो गए, 10 आवर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डिंग, इंफ्रारेड सर्च, ट्रैकिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अलग से लगवाई गई हैं राफेल्स के अंदर में। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। एनर्जी मेरी थोड़ी सी डाउन लग रही होगी, क्योंकि हम लोग एक और वीडियो पहले ही रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो इस वजह से एनर्जी डाउन हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज करना, और कोशिश करूँगा सभी चीज़ें यहाँ पे कवर करने की। लेकिन जो अब ये वाला वीडियो होगा इसको थोड़ा सा शॉर्ट रखूँ, क्योंकि यार मुझे थोड़ा सा काम भी है, वो काम भी मेरा लेट हो चुका है, तो वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट रखूँगा। एक आध आर्टिकल हो सकते हैं कल मैं डिस्कस करूँ, या अगर फ्लो बनता है ना, थोड़ा बहुत टाइम बचता है, तो मैं सभी आर्टिकल जो डिस्कस करने थे, जो मैंने करे हैं पहले वाले वीडियो के अंदर, वो कवर कर दूंगा। तो आज का सबसे पहला आर्टिकल तो हमने राफेल जेट को लेकर देखा। सेकंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वायनाड राइस फेस्टिवल के बारे में। तो चावल को लेकर एक पूरा का पूरा त्यौहार है वायनाड राइस फेस्टिवल, ये केरला के अंदर सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब इस फेस्टिवल के दौरान क्या बोला गया कि कुछ चावल हैं जिनको प्रमोट किया जा रहा है। कौन से चावल? जो कि ट्रेडिशनल तरीके से उगाए जाते हैं। पुराने ज़माने में जो हम लोग चावल उगाते थे उसमें कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं जो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट फसल कहलाती हैं, यानी कि कुछ ऐसी वैरायटीज़ जो कि अगर ज़्यादा गर्मी भी पड़ रही है तो उस दौरान भी बहुत अच्छी तरीके से वो ग्रो कर सकते हैं। नहीं तो फिर आज के समय पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है क्लाइमेट चेंज की, लगातार गर्मी बढ़ना, टेम्परेचर इंक्रीज़ होना। इसके चक्कर में बहुत सारी जो हमारी क्रॉप्स, जो फसलें हैं, वो हम लोग प्रॉपरली लगा नहीं पाते, बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाती है। तो उस दौरान आप देखोगे यहाँ पर कुछ नई नई वैरायटीज़ हैं, आप कह सकते हो, यानी कि पुराने ज़माने में हम लोग उन वैरायटीज़ को लगाया करते थे। बहुत पुरानी पुरानी वैरायटीज़ हैं जो कि बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकती हैं और इस गर्मी को मात देकर अच्छे से ग्रो कर सकती हैं। तो इसमें यहाँ पर सबसे पहली वैरायटी कौन सी यूज़ करी गई है, तो यहाँ पे बोला गया है थोंडी वैरायटी। थोंडी वैरायटी यहाँ पर एक ट्रेडिशनल पॉपुलर राइस वैरायटी है जो कि अभी केरला में कई दशकों से उगाई जा रही है, और अभी के समय पर ये एक बेस्ट वैरायटी मानी गई है जो कि कीड़ों से भी बची हुई रहती है। साथ ही साथ में अगर कोई क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम, गर्मी पड़ रही है ज़्यादा, वैसी प्रॉब्लम है, तो उस दौरान भी यहाँ पर ये फसल भरकर उभर कर निकल कर आती है। ये बात यहाँ पे बोली गई। तो मतलब ये फेस्टिवल क्या करता है, ये फेस्टिवल यहाँ पर कुछ क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स को प्रमोट करता है, कुछ ऐसी फसलों को प्रमोट करता है जो कि क्लाइमेट चेंज को भी मात दे सकें, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस राइस के ऊपर किया गया, चावल के ऊपर। तो करना क्या होगा, आपको इस आर्टिकल के बारे में आपने पढ़ लिया है, इसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पढ़ लेना, खासकर राइस के बारे में पढ़ लेना, क्योंकि आपसे सवाल बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। राइस एक ऐसा टॉपिक है जो कि इस बार बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि इसी साल रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ना, और उस दौरान यहाँ पर राइस न्यूज़ में था। मतलब पूरे साल ये टॉपिक न्यूज़ में रहा है, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। चलो मैं आपको क्या क्या बताता हूँ जो कि आपको पढ़ना है। सबसे पहली चीज़, राइस देखो एक स्टेपल फूड है, एक ऐसा फूड है जो कि यहाँ पे हर एक व्यक्ति यहाँ पर खाता ही खाता है ना। हर एक व्यक्ति यहाँ पर चावल खाता है, या चावल का सभी मतलब कॉमन है, सभी लोग, ज़्यादातर लोग यहाँ पर चावल को कंज्यूम करते ही करते हैं, है ना, ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान में रखनी है कि राइस एक खारिफ क्रॉप है।
आपको पता होगा जो फसलें होती हैं ना, इनमें राबी क्रॉप होती है, खारिफ होती है, जैद क्रॉप होती है, लेकिन ये जो राइस है, चावल है, वो बेसिकली खारिफ क्रॉप है। आपसे ऐसे सवाल डायरेक्टली बनते हैं, ये फसल कौन सी वाली कैटेगरी के अंदर आती है, ये राबी है, खारिफ है या जैद है, ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर उसके बाद में हो क्या रहा है कि इसको अच्छी खासी बारिश चाहिए होती है। अब जहाँ पे बारिश नहीं है वहाँ पे भारी भरकम सिंचाई चाहिए, सिंचाई के बाद यहाँ पर ये ग्रो करेगी। अब ये ग्रो कहाँ पे करती है? सदर्न स्टेट्स में, वेस्ट बंगाल के अंदर। वेस्ट बंगाल और साथ ही साथ में जो सदर्न स्टेट्स हैं, इन ये एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन होता है। इनफैक्ट वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल के जो किसान भाई हैं वो लगभग 3 प्रकार की फसल उगाते हैं चावल की, औस, अमन और बोरो। बाकी आप देखोगे कुछ और यहाँ पर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब के बारे में तो आपने जान लिया। उसके अलावा पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और केरला, ये कुछ अलग से यहाँ पर स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है इस चावल का, सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है चावल की। फिर एक और पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत आज के समय में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चावल का आफ्टर चाइना, यानी चाइना नंबर 1 पर आता है जो कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है चावल का। उसके बाद नंबर 2 पर आता है इंडिया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या सवाल बनने के चांसेस हैं। हाँ, बिल्कुल बनने के चांसेस हैं। देखो, यूपीएससी ने साल 2019 में यहाँ पर एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न क्या था? अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इन द लास्ट 5 ईयर्स। यहाँ पर आपको 4 देशों के नाम दिए गए। इन चारों देशों में से कौन सा एक ऐसा देश है जिसने पिछले 5 सालों के अंदर सबसे ज़्यादा चावल को एक्सपोर्ट किया है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी देखने को मिलेगा, इंडिया। इंडिया ने सबसे ज़्यादा चावल का एक्सपोर्ट किया था। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे एक और क्वेश्चन है, ये बहुत पुराना है, यूपीएससी ने 2008 में पूछा था, लेकिन काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं तो इससे कोई लेना देना नहीं है पुराना या नया है। तो 2008 में क्या सवाल था इसको समझते हैं। यहाँ पर आपको कुछ फसलों के नाम दिए गए, कॉटन, ग्राउंडनट, राइस, वीट, ये 4 फसल दी गई। पूछा गया कि बताओ इनमें से खारिफ क्रॉप्स कौन कौन सी हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, ए 1 एंड 3, बी 2 एंड 3, सी 1 2 एंड 3 या फिर डी 2 3 एंड 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 2 एंड 3, क्योंकि यहाँ पर जो खारिफ क्रॉप है, मैंने आपको बताया राइस जो है ना, राइस भी एक खारिफ क्रॉप है, ठीक है ना। ग्राउंडनट और कॉटन ये भी यहाँ पर खारिफ क्रॉप हैं। तो ऑप्शन ए बी सी क्या हो गए, ये 1 2 3 जो है ना ये खारिफ क्रॉप है और जो वीट है ये बेसिकली हमारी राबी क्रॉप है। तो ऐसे सवाल भी बन जाते हैं, तो ध्यान रखना खारिफ क्रॉप कौन सी है और राबी क्रॉप्स कौन सी हैं। चलो मैं आपको एक छोटा सा डेटा प्रोवाइड करवाता हूँ। इस वाले पिक्चर को मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा, प्लीज़ इसको अपने पास में डाउनलोड करके रख लेना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे यहाँ पर मैंने तीनों फसलों के बारे में बता रखा है। यहाँ पे राबी क्रॉप्स हैं। राबी क्रॉप वो फसल होती हैं जो कि लगाई जाती हैं अक्टूबर से दिसंबर के महीने में और इनकी कटाई की जाती है अप्रैल से जून के महीने में। और उसके बाद में ये राबी में कौन कौन सी फसलें आती हैं, यहाँ पर आता है वीट, बार्ले, पीस, ग्राम और मस्टर्ड। कौन कौन से राज्य में राबी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। देन उसके बाद में दूसरा जो है वो है खारिफ क्रॉप। खारिफ क्रॉप लगाई जाती हैं जून से जुलाई के बीच में, इनकी कटाई होती है सितंबर से अक्टूबर के बीच में। और इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं, राइस, मेज़, जोवर, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन एटसेट्रा। और यहाँ पे आप देखोगे कौन कौन से राज्यों में ग्रो की जाती है, असम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा के कुछ कोस्टल रीजन हो गए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला और महाराष्ट्र। देन उसके बाद में तीसरे प्रकार की फसल आती है जैद। ये लगाई जाती है मार्च से जुलाई के बीच में और इनकी फसल की कटाई होती है मतलब उसी पर्टिकुलर रीजन में, यानी उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। और सिंपल सा अगर मैं फॉर्मूला बताऊं, फॉर्मूला क्या है कि ध्यान रखना, जो राबी और खारिफ क्रॉप है इनको जब लगाए करते हैं, इनकी कटाई करते, तो इनके बीच का जो समय है ना, उस बीच के समय में मार्च से जुलाई के बीच में यहाँ पर जैद क्रॉप्स लगा दी जाती हैं। बात क्लियर हो गई। जैद क्रॉप्स में हमारे जो सीजनल फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, फॉडर क्रॉप्स हो गई, वो सारी चीज़ें आती हैं। ज़्यादातर यहाँ पर जो फॉडर जैद क्रॉप्स है ना, ये नदर्न स्टेट्स के अंदर और नदर्न वेस्टर्न स्टेट्स के अंदर उगाई जाती हैं। तो ये आपको यहाँ पे क्रॉप्स को लेकर सारा का सारा डेटा मिल चुका है। कोई भी सवाल कहीं से भी आएगा, आराम से आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे। देन यहाँ पर आपको एक और छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात की जा रही है काशी तमिल संगमम के बारे में। तो काशी तमिल संगमम जिसका उद्घाटन आज से 1 महीने पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर ने करा था, तो ये इवेंट अभी एंड हो रहा है, ये समाप्त हो रहा है इवेंट, जिसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन दी गई। तो क्या था ये इवेंट, आओ मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसका उद्घाटन किया था वाराणसी के अंदर में। इस इवेंट के अंदर होगा क्या कि लगभग 2500 के आसपास तमिलनाडु से जो विजिटर्स हैं वो वाराणसी आए थे और वाराणसी पे उन्होंने यहाँ पर अच्छे से घूमा फिरा और वहाँ का जो कल्चर है उसके बारे में जाना।
साथ ही साथ में अपना जो कल्चर है तमिलनाडु का वो यहाँ पे लोगों को सिखाया। तो यहाँ पर आप कह सकते हो दोनों ने एक दूसरे को नॉलेज शेयर करी है, अपना जो कल्चर है वो यहाँ पर शेयर करा है, ठीक है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है, जिससे यहाँ पर जो इंडिया है एक और ज़्यादा यूनिटी की तरफ बढ़ेगा, ऐसा यहाँ पर आर्टिकल में मेंशन किया जा रहा है। तो काशी तमिल संगमम क्या है? देखो मैंने आपको बताया, ये कहीं ना कहीं एक सिविलाइजेशन कनेक्शन है बिटवीन द इंडियाज़ नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको तमिलनाडु साउथ में देखने को मिलेगा, वाराणसी नॉर्थ में देखने को मिलेगा। तो नॉर्थ और साउथ के बीच का यहाँ पर एक कनेक्शन को बैठाने का काम करता है काशी तमिल संगमम। और इसके अंदर होता क्या है कि दोनों तरफ से जो लोग हैं, मैंने आपको बताया तमिलनाडु से लगभग कई सारे विजिटर काशी जो हमारा वाराणसी है वहाँ पर घूमने गए। तो घूमने के साथ साथ उन्होंने वहाँ से काफ़ी सारी नॉलेज गेन करी, उसके कल्चर को सीखा और अपनी चीज़ें भी यहाँ पर अपने शेयर करी, वहाँ के लोगों को सिखाया। तो इससे होगा क्या कि जो पीपल टू पीपल रिलेशनशिप्स हैं वो और ज़्यादा यहाँ पर मजबूत होते हुए नजर आए हैं। नाउ इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। और इस मिनिस्ट्री ने भी क्या किया? कोलैबोरेशन किया बाकी सारी मिनिस्ट्रीज़ के साथ में, जैसे कल्चर, टेक्सटाइल, रेलवे, टूरिज़्म, फूड प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इनके सबके साथ में कोलैबोरेशन करने के बाद में यहाँ पर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। अब इस इवेंट को, ये जो पूरा प्रोग्राम हुआ है, इसको इम्प्लीमेंट करने वाली, लागू करने वाली एजेंसीज़ कौन कौन सी हैं? तो आईआईटी मद्रास और साथ ही साथ में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने इसको लागू किया है। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है यार उसको प्रेस कर दो। एक छोटा सा टारगेट है 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप लोग अचीव करवा सकते हो, आज ज़रूरत भी है तो करना। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये मेरा प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो आपसे स्टार्टिंग में प्रीलिम्स का एक सवाल पूछा गया, फिर उसके बाद मैंने आपसे एक मैप का क्वेश्चन पूछा, उनके आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दिया करो। कमेंट सेक्शन में एक्टिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पता चलता रहता है कि हाँ कौन कौन रेगुलरली वीडियोस को देख रहा है, आंसर कर रहा है, कितने लंबे समय से जुड़ा हुआ है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या बात की जा रही है? तो हमारे एक मिनिस्टर ने बोला है कि केवल और केवल 1/4 जो सैंक्शन सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो हो पाए हैं। मतलब क्या, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्टली हेल्प करेगी और काफ़ी सारे सवाल पहले पूछे भी गए हैं। तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने रिपोर्ट ये किया कि देखो हमने काफ़ी सारे सोलर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने का एक टारगेट रखा था, लेकिन हुआ क्या कि जो हमारा टारगेट था उसके हम लोग बहुत कम प्रोजेक्ट्स ही डेवलप कर पाए, बाकी सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो पेंडिंग रह गए, ठीक है ना। सारा का सारा डेवलपमेंट नहीं हो पाया, उसके बारे में बातचीत की गई है। तो ये सारे सोलर पार्क्स क्यों नहीं बना पाए, उसके पीछे के कई सारे रीजंस हैं, वो रीज़न हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन सोलर प्रोजेक्ट्स को क्यों नहीं बना पाए, जितना टारगेट था उतना क्यों नहीं बना पाए, इसके पीछे क्या क्या चैलेंजेस नज़र आते हैं, ये आपने समझना होगा। इसको समझने के लिए स्क्रीन पर बस खाली आप चीज़ों को नीचे देखते हुए चलना, आपको सब कुछ यहाँ पर मैं क्लियर करता हुआ चलूँगा। सबसे पहली चीज़ देखो, सबसे पहली जो दिक्कत है ना वो ये है कि हम लोग वैसे टारगेट रखा था सोलर पार्क को बनाने का। अब सोलर पार्क क्या होगा? एक पार्क होगा जहाँ पर हम लोग ढेर सारे सोलर पैनल्स को लगा देंगे और उन सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर ये जो सोलर एनर्जी है ये एक रिन्यूएबल एनर्जी है, सिंपल सी बात है, यानी एक ऐसी एनर्जी है जो कि पोल्यूशन फ्री है, इससे कोई प्रदूषण नहीं हो रहा। बाकी जो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी जनरेट हो रही है आज के समय पर, वो आपको पता होगा ढेर सारा पोल्यूशन करती हैं, खासकर जो कोयला वगैरह है इसको जलाकर एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है। तो यहाँ पर सोलर एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी का काम करती है, मैंने आपको इसके बारे में बताया। तो अगर आपको सोलर पार्क बनाना है, बड़े से पार्क में ढेर सारे सोलर पैनल्स ऐसे करके लगाने हैं, फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करना है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी ज़मीन भी तो चाहिए होगी। तो सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर क्या है कि लैंड का एक्विजिशन, एक बड़े से लैंड को एक्वायर करने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती हैं। दूसरा यहाँ पर हमने देखा कोविड-19 के समय पर काफ़ी सारे इश्यूज़ आ गए, व्यापार को लेकर इश्यूज़ आ गए। तो आप कहोगे व्यापार का इससे क्या लेना देना? मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं, पहले ही मैं आपको बता चुका हूं, जो इंडिया है ना, इंडिया इन सोलर पैनल्स को नहीं बना पाता। हम लोग क्या कर पाते हैं, हम लोग बहुत सारा रॉ मटेरियल्स इन सोलर पैनल्स को बनाने के लिए परचेज़ करते हैं। तो आज के समय पर चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। चाइना से हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से सोलर पैनल्स वगैरह को बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स और ये सारी चीज़ें परचेज़ की जाती हैं, यानी कि इंपोर्ट की जाती हैं। तो कोविड-19 के समय में क्या हुआ, कोई भी व्यापार हो नहीं रहा था, काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे पड़े थे, तो इसके चक्कर में यहाँ पर ज़्यादा सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग हो भी नहीं पाई, ठीक है ना। एक इशू यहाँ पर ये भी देखने को मिलेगा जिसकी वजह से इतने ज़्यादा सोलर पार्क बन नहीं पाए जो हमारा टारगेट था। फिर एक और इशू निकल कर आता है, पिछले कुछ सालों में जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बेसिकली यहाँ पर एक बर्ड देखने को मिलती है, एक चिड़िया की ही प्रजाति है,
और ये आज के समय पर बहुत ज़्यादा खतरे में है। राजस्थान के अंदर इन चिड़िया की 200 से कम जनसंख्या बची हुई है, 200 से कम संख्या बेसिकली बची हुई है ना। मतलब आप कह सकते हो 200 से कम चिड़िया बची हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा खतरे में है ये। इसकी संख्या कभी भी ख़त्म हो सकती है और ये चिड़िया विलुप्त हो सकती है। तो हुआ क्या कि यहाँ पे पिछले कुछ सालों में होता यह है कि देखो जो सोलर पावर्स है ना, अब ये सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है, आपने ग्राउंड के अंदर ये लगा दिया, लगाने के बाद में इसमें से केबल निकालोगे तभी तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र कर पाओगे, है ना। तो होता यहाँ पर यह है कि जो ये चिड़िया है ना, ये उस इलेक्ट्रिसिटी केबल से टकरा कर मर जाती हैं। तो इनकी संख्या पहले से ही बहुत कम है, और अगर ऐसे टकरा कर मरेंगी तो बाकी जो बची कुची संख्या है वो भी ख़त्म हो जाएगी, ये जल्दी से ही विलुप्त हो जाएगी। तो ये अपने आप में एक चिंता वाली बात देखने को मिलती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है ना, मतलब ये प्रॉब्लम अभी मैंने बताई नहीं है, ये अभी आधी प्रॉब्लम बताई है, अब इसको पूरा सुनना। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रॉब्लम को देखते हुए अप्रैल 2022 के अंदर एक ऑर्डर दिया। ऑर्डर ये दिया कि सर क्या करना, सोलर पैनल के जो तार है ना, जो आप तार निकाल रहे हो उसको अंडरग्राउंड लेकर जाना, ज़मीन के अंदर से लेकर जाना, ठीक है ना। अब ज़मीन के अंदर से लेकर जाना है तो फिर बहुत सारा पैसा लगेगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों बोला? सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए बोला कि जब तार ज़मीन के अंदर से जाएगा ना, तो जो चिड़िया है उसके मरने की जो संभावना है वो काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि वो तार से टकरा कर मर रही थी, अब नहीं मरेगी, तार अंडरग्राउंड जा रहा होगा। तो एक तरफ सरकार ने ये बोला कि सर ये बहुत महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि एक तरफ क्या करना है, तार लगाकर सीधा खींचकर कनेक्ट करना है, दूसरी तरफ यहाँ पर आपको खुदाई करनी है, पूरा यहाँ पर उसको फिटिंग करनी है, अंडरग्राउंड बिछाना है, उसमें बहुत ज़्यादा समय भी लगेगा और बहुत ज़्यादा पैसा भी लगेगा। इसके चक्कर में भी जो सोलर प्रोजेक्ट्स है वो हमारे प्रॉपरली बन नहीं पाए, जो हमारा टारगेट था उसमें हम लोग अचीव नहीं कर पाए। बात क्लियर हो गई? तो ये आपने कारण समझ लिया। तो आप ये कारण लिख भी सकते हो मेंस के अंदर, या फिर आपका कोई एस्से के अंदर इस प्रकार से टॉपिक आता है तो उसके बारे में बहुत आराम से मेंशन किया जा सकता है। अब बात हम करते हैं कि इंडिया के अंदर ओवरऑल सोलर एनर्जी का डेटा क्या है, सोलर एनर्जी का स्टेटस क्या है, हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं सोलर एनर्जी के मामले में। तो अक्टूबर 2022 तक अगर आप देखोगे ना, तो लगभग 61 गीगावाट तक का सोलर पावर कैपेसिटी भारत के पास में आ चुकी है। भारत के पास में इतनी ताकत है कि हम इतनी एनर्जी सोलर एनर्जी से जनरेट कर सकते हैं, इतनी कैपेसिटी आ गई है। लेकिन हमारा जो टारगेट था वो ये था कि हम 175 गीगावाट तक का टारगेट अचीव करें 2022 के एंड तक, जो कि नहीं हो पाया। और अभी 2030 तक हमारा एक बहुत बड़ा टारगेट है। 2030 तक का टारगेट है कि हम लोग 500 गीगावाट तक की एनर्जी बनाएंगे केवल और केवल रिन्यूएबल एनर्जी से। तो ये टारगेट बहुत दूर है। अभी हम लोग कितना पहुंचा पाए हैं, 61 गीगावाट तक पहुंचा पाए अक्टूबर 2022 तक, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पर अभी दिसंबर तक देखोगे तो ये डेटा थोड़ा सा और बढ़ गया होगा। इसी मामले में हमने जर्मनी को ओवरटेक कर दिया है। जर्मनी के पास में जो कैपेसिटी है वो 59 गीगावाट की है, हमारी 60 को क्रॉस कर चुकी है। बात क्लियर हो गई? जून 2022 तक का डेटा देखोगे तो राजस्थान और गुजरात ये दो टॉप राज्य देखने को मिलेंगे जहां पर सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी का इंस्टॉलेशन देखने को मिलेगा, या सबसे ज़्यादा यहां पर इस्तेमाल हो रहा है। राजस्थान गुजरात के बाद में भी अगर कोई तीसरा राज्य आता है वो है महाराष्ट्र। यहाँ पर भी आप देखोगे तो सोलर एनर्जी का सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है। अब सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए ढेर सारे अलग अलग प्रकार के इनिशिएटिव चलाए गए हैं। वो इनिशिएटिव ध्यान रखना, आपसे मेंस के अंदर पूछे जाते हैं कि भाई क्या क्या काम किया गया है जिससे यहाँ पर हम लोग सोलर एनर्जी को ज़्यादा प्रमोट कर पाए हैं। तो पहला सोलर पार्क स्कीम करके इनिशिएटिव लेकर आया गया था। इसका प्लान ये था कि हम ढेर सारे सोलर पार्क्स को बनाएं और जो हमारा टारगेट है 500 गीगावाट तक का उसको हम लोग अचीव कर पाएँ। यहाँ पर क्या है कि टारगेट है कि हर एक जो पार्क हो उसकी कैपेसिटी यहाँ पर 500 मेगावाट के आसपास की हो। बहुत सारे राज्यों के अंदर इस प्रकार से जो सोलर पार्क्स हैं वो बनाए जाएं, ये हमारा टारगेट है। फिर दूसरा है रूफटॉप सोलर स्कीम। इसके अंदर हमारा मकसद है कि घरों के छतों के ऊपर जो सोलर पावर का इंस्टॉलेशन है वो यहाँ पर किया जा सके, इसको प्रमोट किया जा सके। फिर सृष्टि स्कीम है। सृष्टि स्कीम भी बेसिकली यहाँ पर छतों के ऊपर सोलर पैनल्स को लगाने को लेकर प्रमोशन करती है। फिर एक पर्टिकुलर स्टेप उठाया गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी सोलर एनर्जी के मामले में एक अलग से बॉडी बना ली गई जिसका नाम था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो बॉडी है ये बेसिकली यहाँ पर इंडिया और फ्रांस दोनों ने मिलकर साथ में स्टार्ट करी है। इसका मकसद है क्लाइमेट चेंज से लड़ना और साथ ही साथ में सोलर एनर्जी को दुनिया भर में प्रमोट करना। तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट यहाँ पे आप देखते हैं यूपीएससी ने कोई सवाल पूछा है, बिल्कुल पूछा है। 2016 में आप देखोगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेकर ही एक सवाल बना था। आईएसए को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए थे, बताना यह था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किया गया था यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2015 में। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो संगठन है इसके अंदर जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं इसमें सारे के सारे यूनाइटेड नेशन की मेंबर कंट्रीज़ आती हैं। ऐसा नहीं है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट आपको सही देखने को मिलेगा कि हाँ इसको इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में 2015 में लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है।
अब आप देखोगे ये तो मैंने प्रीलिम्स की बात करी, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें से मेंस में भी सवाल पूछा गया है। सवाल क्या है कि इंडिया के पास में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है सोलर एनर्जी के मामले में, लेकिन आप देखोगे फिर भी हम लोग इस पर्टिकुलर सेक्टर में प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। तो वो प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो ये मैंने आपको डायरेक्टली समझा दी हैं और आप देखोगे 2020 में ये सवाल पूछा गया था। बात क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, ये भी एक छोटा सा आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है। ये मेंशन क्या करता है, ये मेंशन करता है कि देखो पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी, पार्लियामेंट की जो मीटिंग चल रही थी, इस मीटिंग के दौरान हमारी सरकार ने ये बोला कि पिछले 3 सालों के अंदर किसी भी की मृत्यु मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से नहीं हुई है। यानी कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग वाला काम होता है, आपको पता होगा गटर का साफ़ करवाना, ये मैनुअल स्कैवेंजिंग वाला काम है। तो किसी भी मैनुअल स्कैवेंजर्स की मृत्यु नहीं हुई है, ऐसा यहाँ पे बोला गया पिछले 3 सालों के अंदर। तो पिछले 3 सालों में मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम भी बहुत ज़्यादा कम हुआ है और इससे रिलेटेड डेथ भी बहुत कम हुई है, ऐसा यहाँ पर इस आर्टिकल में मेंशन किया गया। तो चलो मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताता हूँ उसके बारे में। तो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर क्या है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये जो बॉडी है ना, इस बॉडी ने क्या किया, लोकसभा को बताया कि देखो पिछले 3 सालों के अंदर, पिछले 3 साल कौन कौन से, 2019 से लेकर 2022 तक के बीच में कोई भी मृत्यु मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से नहीं हुई है। ठीक है ना। अब पहली बात हम समझेंगे मैनुअल स्कैवेंजिंग होती क्या है। देखो मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है इज़ द रिमूवल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीमेंट फ्रॉम द पब्लिक स्ट्रीट्स एंड ड्राई लैट्रिन्स, क्लीनिंग सेप्टिक टैंक्स, गटर्स एंड सीवर्स। मतलब क्या समझते हैं, ये देखो जो भी यहाँ पे गटर वगैरह साफ़ करवाने का काम होता है ना, या फिर जो घर के अंदर टैंक्स होते हैं, टॉयलेट वाले टैंक्स होते हैं, उनकी सफाई करवाने का काम होता है, पब्लिक स्ट्रीट्स को साफ़ करने का काम होता है, ड्राई लैट्रिन्स को साफ़ करने का काम होता है। ये बेसिकली मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम कहलाता है। अब इसको करते कौन है, बहुत सारे मैनुअल स्कैवेंजर्स करते हैं, जैसा आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे। तो ऐसे कई सारे यहाँ पर लोग जो है ये काम कर रहे होते हैं। लेकिन होता क्या है कि पिछले कुछ सालों में मैनुअल स्कैवेंजिंग के दौरान बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, बहुत सारे मैनुअल स्कैवेंजर्स की मृत्यु हो जाती है। तो पता ये चलता है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम करते करते इसमें से बहुत सारी जहरीली गैसेस निकलती हैं, जो कि कहीं ना कहीं इन मैनुअल स्कैवेंजर्स की जान को ले रही हैं। तो इस चक्कर में मैनुअल स्कैवेंजिंग के ऊपर बैन लगा दिया गया। अब बैन कैसे लगाया गया, देखो मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। मैनुअल स्कैवेंजिंग वाली जो प्रैक्टिस है इंडिया के अंदर ऑलरेडी बैन कर दी गई है एक पर्टिकुलर एक्ट के तहत। उस एक्ट का नाम क्या है, उसका नाम है प्रैक्टिस अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013। तो इसके तहत यहाँ पर बैन लगा दिया गया कि अब कोई ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इससे मृत्यु काफ़ी सारी हो रही है। तो वही यहाँ पर सरकार ने मेंशन किया कि पिछले 3 सालों के अंदर मैनुअल स्कैवेंजिंग के अंदर 0 मृत्यु हुई है, एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है ना। अब हम बात करते हैं कि मैनुअल स्कैवेंजिंग जो बढ़ रही है आज के समय पर, इसके पीछे का रीज़न क्या है, या फिर मैनुअल स्कैवेंजिंग क्यों करवाई जाती है। देखो यहाँ पर आप देखोगे ना, बहुत लंबे समय से मैनुअल स्कैवेंजिंग कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम से जुड़ी पड़ी है। जो लोअर कास्ट में हैं वो लोअर कास्ट यहाँ पर उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इस जॉब को परफॉर्म करेंगे। ऐसे ही सिस्टम यहाँ पर सोसाइटी के अंदर बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। इनफैक्ट 1993 के अंदर इंडिया ने यहाँ पर, मतलब 1993 में ही भारत ने बहुत सारे लोगों को ये मैनुअल स्कैवेंजर की तरह बैन कर दिया था। एक आप देखोगे पर्टिकुलर एक्ट लेकर आया गया था, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993। तो 1993 में ही यहाँ पे हम लोगों ने इसको रोकने का काम किया था, लेकिन फिर भी ये मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है वो लगातार चलती हुई आ रही है। लेकिन अभी के समय पर भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इस मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से होने वाली मृत्यु जो है वो कम हो चुकी हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आपको ध्यान में ये रखना है, क्योंकि आपसे एग्जामिनेशन में पूछा भी जा सकता है कि आखिरकार हम लोगों ने क्या क्या कदम उठाएं, क्या क्या स्टेप्स उठाएं मैनुअल स्कैवेंजिंग को टैकल करने के लिए, इससे लड़ने के लिए। तो अलग अलग प्रकार के हम लोग एक्ट लेकर आए। जैसे यहाँ पर एक अमेंडमेंट बिल है 2020 का, जिसकी फुल फॉर्म है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन। तो इस पर्टिकुलर एक्ट ने भी क्या किया, मैनुअल स्कैवेंजर के ऊपर पूरी रोक टोक लगा दी और उनको सपोर्ट करने का काम किया। फिर यहाँ पे आप देखोगे दूसरा जो कदम उठाया गया वो है द बिल्डिंग ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इनसैनिटरी लैट्रिन्स एक्ट ऑफ 2013। ये एक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसका अगेन ये काम था कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मैनुअल स्कैवेंजर्स को एज अ जॉब पर हायर ना करे, ठीक है ना। मतलब मैनुअल स्कैवेंजिंग की तरह यहाँ पर किसी को ना रखा जाए। अगर रख भी रहे तो प्रॉपर इक्विपमेंट्स आप प्रोवाइड करवाओ उनको, है ना। एक ऑक्सीजन टैंक दिया जाए, बाकी यहाँ पर प्रॉपर जो प्रोटेक्टिव गियर्स होते हैं वो सारी चीज़ें दी जाएँ, ताकि यहाँ पर इनकी हेल्थ के ऊपर ज़रा सा भी इम्पैक्ट ना पड़े इस काम की वजह से। फिर ऐसे यहाँ पर एक तीसरा एक्ट लेकर आया गया, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989।
ठीक है ना। तो यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग हैं उनको बार बार यहाँ पर मैनुअल स्कैवेंजिंग वाले काम में खींचा जा रहा था। तो उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा था उसको रोकने के लिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक्ट को लेकर आया गया। तो इसके थ्रू भी मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोका गया। फिर यहाँ पर एक और पर्टिकुलर स्टेप उठाया गया, वो था सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज। इसको हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने लॉन्च किया था वर्ल्ड टॉयलेट डे पर, जो 2020 का वर्ल्ड टॉयलेट डे था ना, इस अवसर पर यहाँ पर इस सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज को लॉन्च किया गया था। और इसके तहत भी सरकार ने बोला चलो जिसको यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है सफाई करने के लिए वो इंसान को रख सकता है, लेकिन ध्यान ये रखना होगा कि उसको प्रॉपर गियर, ऑक्सीजन टैंक और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवानी पड़ेगी ताकि उसके हेल्थ के ऊपर कोई असर ना पड़े। बाकी मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऑर्डर दिया था साल 2014 में। साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि जितने भी लोगों की 1993 से मृत्यु हुई है मैनुअल स्कैवेंजिंग वाले क्षेत्र में, मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से 1993 से लेकर अभी तक जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है ना, उन सबको 10-10 लाख रुपए का जो कंपनसेशन है उनके परिवार वालों को वो देना होगा। तो ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी था। बात क्लियर हो गई। अब आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो को लेकर भी एक सवाल पूछा गया है। वो सवाल यूपीएससी 2016 में पूछा गया था। सवाल क्या था मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। तो सवाल यहाँ से ही बनने के चांसेस हैं, क्योंकि मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगातार दिखा रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस के बेसिस पर ही हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं कि हाँ यहाँ से इन पोर्शन से सवाल आते हैं, तो वही चीज़ अच्छे से पढ़ लो उसे, तो आने वाले समय पर जो क्वेश्चन आएगा आगे तो उसको भी आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो 2016 का क्वेश्चन क्या था, राष्ट्रीय गरिमा अभियान एक नेशनल कैंपेन है। ये नेशनल कैंपेन किस चीज़ के लिए, ये आपसे पूछा गया था। ऑप्शन ए, ताकि जो होमलेस पीपल है जिनके पास में घर नहीं है उनको सपोर्ट किया जा सके, या फिर ऑप्शन नंबर बी, जो सेक्स वर्कर्स हैं उनको उनके काम से हटाकर उनको एक अलग से सोर्स ऑफ लाइवलीहुड दिया जा सके। ऑप्शन नंबर सी, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम है इसको यहाँ पर ख़त्म करके इन मैनुअल स्कैवेंजर्स को सपोर्ट किया जा सके। या फिर ऑप्शन नंबर डी, जो बॉन्डेड लेबर्स, जो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर लेबर्स होते हैं उनको यहाँ पर उनकी नौकरी से मुक्त करके उनको सपोर्ट किया जा सके। तो किस लिए यहाँ पर ये राष्ट्रीय गरिमा अभियान लेकर आया गया था, तो ये एक नेशनल कैंपेन इसलिए लाया गया था ताकि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रैक्टिस है इसको हम लोग ख़त्म करके इन मैनुअल स्कैवेंजर्स को सपोर्ट करें। तो आंसर सी जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है ना। हालांकि ये जो कैंपेन है ये बहुत पुराना है, 2016 में सवाल पूछा गया है, ये उस समय न्यूज़ में होगा इसलिए पूछ लिया गया, लेकिन ये कैंपेन 2001 में ही लॉन्च कर दिया गया था। ठीक है ना। तो राष्ट्रीय गरिमा कैंपेन मैंने आपको इसके बारे में बता दिया कि एग्जैक्टली कैसे कैसे काम करता है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। तो यहाँ पर आपको दो छोटे छोटे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। इनके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल स्टेटमेंट वाला खेल यहाँ पर खेला जा रहा है। तो मैं आपको एक सिंपल सा ये वाला आर्टिकल थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ पर कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊँगा। जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं किरेन रिजिजू जी, इनका क्या कहना है, इन्होंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने ये बोला है कि आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करना वॉलंटरी है, यानी स्वैच्छिक है। यह आपके ऊपर है आप लिंक करवाना चाहते हो या नहीं करवाना चाहते हो। अगर आपने अपने आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक नहीं करवाया है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपको वोटर आईडी से रिमूव कर दिया जाएगा, वोटर लिस्ट से रिमूव कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये आपके ऊपर है आप लिंक करवाओ या ना करवाओ। ठीक है ना। तो इस प्रकार की बात यहाँ पे लॉ मिनिस्टर ने बोली है। बोला यह गया कि लगभग 95 करोड़ जो वोटर्स हैं इनमें से 54 करोड़ वोटर्स ने अभी के समय पर अपने आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करवा लिया है। अब देखो इसके बारे में बहुत लंबे समय से चर्चा हो रही है कि अपने आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करवाओ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा सरकार की ही। कैसे हेल्प करेगा तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। ठीक है ना। ये जो हटकर इन्फॉर्मेशन है खासकर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सरकार ने यहाँ पर लगातार जोर दिया है कि वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक किया जाए। अच्छा, सरकार इसके ऊपर जोर क्यों दे रही है बार बार, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर यह होगा कि आधार कार्ड से जब वोटर आईडी को लिंक कर दिया जाएगा तो आधार कार्ड का डेटा सरकार के पास में आएगा। इससे होता क्या है, एक प्रॉब्लम जो आज के समय पर देखने को मिलती है, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में 2-2 वोटर आईडी कार्ड हो जाता है। जानबूझकर नहीं लेते लेकिन फिर भी आ जाता है। कैसे, मान लो वो एक जगह पर पहले अपने घर पर रह रहे थे, तो अपने घर की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके तरफ से इनको यहाँ पर एक वोटर आईडी मिल गई। फिर ये व्यक्ति कहीं और गया काम करने के लिए, किसी और राज्य में गया काम करने के लिए, तो उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटर आईडी मिल गया उसको, तो उसके पास में क्या हो गया, 2-2 वोटर आईडी कार्ड मिल गए। तो जब आधार कार्ड से वोटर आईडी लिंक हो जाएगा ना, तो बेसिकली यहाँ पर एक ही वोटर आईडी रहेगा जो लिंक रहेगा। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, सरकार के पास में जानकारी रहेगी,
जो दूसरा वाला होगा वो वैसे उसको डिलीट कर दिया जाएगा, जो लिंक होगा उसी को से केवल और केवल एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है ना। तो आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करने का पर्पज़ यही है कि जो डुप्लीकेशन उसको ख़त्म किया जा सके, जो लोगों के पास में दो दो वोटर आईडी हैं इसको ख़त्म किया जा सके। अब इसको लगाने का इम्पोर्टेंस इसलिए ये भी है कि मतलब आखिरकार आधार कार्ड ही क्यों, आधार कार्ड को ही क्यों लिंक किया जा रहा है वोटर आईडी से, तो उसके पीछे का रीज़न है। रीज़न क्या है कि आधार कार्ड एक ऐसी आइडेंटिटी कार्ड है जो कि आज के समय पर भारत की जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी 99.7% पॉपुलेशन के पास में देखने को मिलता है। 99.7% जो एडल्ट पॉपुलेशन है ना, उनके पास में ऑलरेडी आधार कार्ड है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि सभी के पास में है, तो इसको लिंक करने से ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि बाकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ये आधे लोगों के पास में, आधे लोगों के पास में है ही नहीं। अभी भी काफ़ी से लोग हैं जिनके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होगा नहीं, राशन कार्ड नहीं होगा। तो इन डॉक्यूमेंट से ज़्यादा बेटर डॉक्यूमेंट आधार कार्ड है, इस वजह से इसको लिंक करना बन जाता है। और इसको लिंक कर कर हम क्या कर सकते हैं, वोटर आईडी को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो रिजॉल्व कर सकते हैं। अब बात यह है कि क्या ये मैंडेटरी नहीं, कंपलसरी नहीं है। आप देखोगे हमारे लॉ मिनिस्टर बोलते भी हैं ये कि भैया ये वॉलंटरी है, आपके ऊपर आप करवाओ या ना करवाओ, या आपकी इच्छा है। अब बात ये आती है कि इसमें जब ये तो सारे फ़ायदे हैं तो कोई नुकसान भी है क्या? हाँ बिल्कुल, कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान आता है राइट टू प्राइवेसी का। नुकसान ये बोला जा रहा है कि सर सारा का सारा डेटा इकट्ठा कर लिया जाएगा सभी के आधार कार्ड का, हो सकता है वो डेटा लीक हो जाए। तो इससे क्या होगा कि जो लोगों की राइट टू प्राइवेसी है ना, जो लोगों का फंडामेंटल राइट है राइट टू प्राइवेसी का, उसका हनन हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होगा राइट टू प्राइवेसी बेसिकली एक पर्टिकुलर केस के अंदर में फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। अच्छा वो कौन सा केस था, ज़रा उस केस का नाम बता सकते हो? अभी यहाँ पर मैंने थोड़ी देर पहले इसके बारे में यहाँ पे ऊपर किया, स्क्रॉल किया, बताया नहीं आपको, लेकिन यहाँ पे आप बताना है उसका नाम। बहुत मतलब सरल सा नाम है, क्योंकि इतना तो रट गया होगा। तो राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट जो बनाने वाला केस था, वो उसका केस का नाम क्या था, ज़रा फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन बता दो। चलो आगे आते हैं। तो ये तो हमने इश्यूज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया, ये था आर्टिकल। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल ये है, यहाँ पर कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसको आप लोग स्किप कर सकते हो। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, इनका कहना यह है कि जो चाइनीज़ लोन ऐप्स हैं, यानी कुछ ऐसे ऐप हैं जो कि आज के समय पर अलग अलग तरीके से लोन देते हैं, उसमें से कई सारे ऐप चाइनीज़ हैं। तो चाइनीज़ लोन ऐप ने काफ़ी सारे लोगों की नाक में दम कर रखा है। काफ़ी सारे लोगों को लोन देकर फिर मतलब जल्दी जल्दी मांगना या उनके साथ में और बदतमीज़ी करना, तो उनको हैरेस किया जा रहा है। इस प्रकार के इश्यूज़ आ रहे हैं, उनके साथ में फ्रॉड किया जा रहा है। तो काफ़ी इश्यूज़ यहाँ पर ये चाइनीज़ लोन ऐप क्रिएट कर रहे हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर का कहना यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और साथ ही साथ में FM यानी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, ये मिलकर काम कर रहे हैं ताकि चाइनीज़ लोन ऐप को हम अपने सोसाइटी से ख़त्म कर दें, एनवायरनमेंट से ख़त्म कर दें, क्योंकि प्रॉब्लम ये बढ़ती जा रही है। अप्रैल 1, 2021 से लेकर 30 नवंबर 2022 के बीच में देखोगे तो लगभग 13,000 के आसपास कंप्लेंट्स रिसीव करी गई थी इस डिजिटल लेंडिंग ऐप्स के अगेंस्ट में। इस प्रकार की ऐप के अगेंस्ट में इतनी सारी कंप्लेंटें दर्ज करी गई, शिकायतें दर्ज करी गई। तो यहाँ पर यह बोला गया कि ये अपने आप में बढ़ता चले जा रहा है मामला, तो इसको यहाँ पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है और अब इसको कंट्रोल भी किया जा रहा है। साथ में RBI भी काम कर रहा है इन ऐप्स को ख़त्म करने के लेकर। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नाउ इकोनॉमी के पेज पर आते हैं। तो इकोनॉमी के पेज पर इकलौता एक और छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा, इसको फटाफट कवर करेंगे। क्या मेंशन किया जा रहा है? बोला यह जा रहा है कि गवर्नमेंट कट्स विंडफॉल टैक्स ऑन क्रूड ऑयल आउटपुट। मतलब क्या है? देखो जो विंडफॉल टैक्स है इसके बारे में सभी लोगों को पता है, नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, विंडफॉल टैक्स को कट डाउन कर दिया है, थोड़ा सा कम कर दिया है। चलो जी, होता क्या है विंडफॉल टैक्स, पहले इसको समझना होगा, फिर उसके बाद कहानी आपको समझ में आएगी। देखो विंडफॉल टैक्स क्या होता है, जब एक कंपनी बहुत सारा फ़ायदा कमा लेती है, बहुत सारा बेनिफिट कमा लेती है, जो कि यहाँ पर उसको मतलब उस बेनिफिट को कमाने के लिए उस कंपनी ने कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसने वो बेनिफिट कमा लिया, उसको प्रॉफिट हो गया। वो प्रॉफिट का हकदार वो है नहीं, चलो हकदार मान लिया, चलो है भी, लेकिन यहाँ पर वो उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल नहीं, उस चीज़ का जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उसने कोई एक्स्ट्री चीज़ नहीं करी है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करा है, लेकिन वो समय के हिसाब से उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिल गया। तो वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है ना, वह क्या कहलाता है, वो कहलाता है विंडफॉल प्रॉफिट। और इसी एक्स्ट्रा प्रॉफिट के ऊपर जो सरकार टैक्स वसूलती है उसको बोला जाता है विंडफॉल टैक्स। काम खत्म। ये था हमारा विंडफॉल टैक्स। अब कैसे इसको हम लोग थोड़ा सा करंट सिनेरियो में लिंक करके समझते हैं। सपोज़ यहाँ पे सरकार ने कच्चे तेल के ऊपर विंडफॉल टैक्स को कम करने के बारे में जानकारी करी है। तो कच्चा तेल, तो आपको पता होगा जो ये क्रूड ऑयल है ना, कच्चा तेल, इसको हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं अलग अलग देशों से, ये बात सही है।
लेकिन ये भी आपको पता होगा, इंपोर्ट करने के साथ साथ भारत के अंदर भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि कच्चे तेल को बनाकर प्रोड्यूस कर कर कुछ देशों को बेचती हैं। तो कहोगे तो फिर क्या हो गया? हुआ ये कि इंटरनेशनल मार्केट में रशिया यूक्रेन का वॉर होता है। रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो हमारा कच्चे तेल का दाम है वो बहुत ज़्यादा आसमान को छू जाता है। तो कहोगे क्या हुआ? तो आसमान को छू गया तो इंडिया के अंदर जो कंपनीज़ हैं जो कि यहाँ पर कच्चे तेल को बेच रही थी अलग अलग देशों को, वो इस इंटरनेशनल मार्केट के प्राइस से बेचने लगी। तो पहले यहाँ पर ये कम में बेच रही थी और अब ये एक्स्ट्रा में बेच रही हैं, बहुत ज़्यादा में बेच रही हैं। तो काम पहले भी ये कंपनी वही कर रही थी, उतने ही एक्सपोर्ट कर रही थी और अब भी उतने एक्सपोर्ट कर रही हैं। बट अभी के समय में क्या हुआ, कुछ हवा ऐसी चली कि उससे टैक्स यहाँ पर थोड़ा सा उससे प्रॉफिट इन कंपनीज़ को ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ। कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई कि उससे इन कंपनीज़ को प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से वो इस कच्चे तेल को बेच रहे हैं तो ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं। तो अब एक हद से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो सरकार ने बोला कि भैया ये विंडफॉल प्रॉफिट है और इस प्रॉफिट के ऊपर हम लेंगे टैक्स, और उस टैक्स का नाम दिया गया विंडफॉल टैक्स। तो पिछले कुछ समय में यह विंडफॉल टैक्स बहुत ज़्यादा लिया जा रहा था, लगभग 5,000 पर टन के हिसाब से विंडफॉल टैक्स चार्ज किया जा रहा था। अब इसको कम करके 1,700 के आसपास कर दिया गया है। बात ख़त्म। ये यहाँ पर इतना छोटा सा आर्टिकल था। चलो अब चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन के ऊपर। तो एडिटोरियल हम लोग इंडियन एक्सप्रेस से कवर करेंगे क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से सवाल बने, क्योंकि द हिंदू के अंदर आपको पता है सैटरडे में एडिटोरियल बहुत कम आते ही नहीं है सैटरडे में, और कुछ काम के एडिटोरियल वहाँ पर है भी नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ा जाए, यहाँ पे मुझे कुछ काम का मिला है तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ पढ़ो जो एग्जाम में पूछी जाए। फालतू में सभी एडिटोरियल और सभी चीज़ कवर करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्रीम जो है ना ऊपर की वो निकाल लो जो एग्जाम में पूछी जाएगी। न्यूज़पेपर पढ़ने का यही चीज़ है, ठीक है ना। तो एडिटोरियल बहुत सोच समझ के पढ़ा जाता है, जो भी इंपॉर्टेंट होता है उसको निकाल कर पढ़ा जाता है। जैसे ये काम का है, इसको मैं बहुत डिटेल से समझाने वाला हूँ और इस तरीके से समझाऊंगा कि मेंस में कैसे सवाल पूछा गया, प्रीलिम्स में कैसे सवाल पूछा गया, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको पता होगा कि हमेशा एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग लेते हैं एक मेंस का प्रश्न। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है? आज का मेंस का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। तो मतलब आज का क्वेश्चन आप जब इसका आंसर लिख रहे होंगे ना, तो मतलब यूपीएससी का आप प्रीवियस ईयर का मेंस का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे। क्वेश्चन क्या है? चाइना इज़ यूजिंग इट्स इकोनॉमिक रिलेशंस एंड पॉजिटिव ट्रेड प्लस एज टूल टू डेवलप पोटेंशियल मिलिट्री पावर स्टेटस इन एशिया। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया एज हर नेबर। मतलब क्या है, अब इसको समझते हैं। देखो, भारत और चाइना का जो व्यापार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट इस साल ये व्यापार $100 बिलियन को क्रॉस कर गया। सही बात है। अब होता यहाँ पर यह है कि इस व्यापार में भारत को तो घाटा ही हो रहा है। ट्रेड सरप्लस में कौन चल रहा है? सरप्लस में चाइना चल रहा है। चाइना के मज़े हैं, चाइना भरपूर मात्रा में पैसा कमा रहा है भारत से इस समय पर। हम घाटे में चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि चाइना के पास में जो भी पैसा आ रहा है, जो भी इसने इंडिया से पैसा कमाया, वो पैसे से ये क्या कर रहा है, अपनी मिलिट्री पावर को बना रहा है। एशिया के अंदर में लगातार मिलिट्री पावर को बढ़ा रहा है। तो इस स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना यह है कि इस चीज़ का जो इम्पैक्ट है वो भारत के ऊपर क्या पड़ रहा है एज अ नेबर कंट्री। भारत के ऊपर क्या पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, ये आपको डिटेल से समझाना है। और समझाने के बाद में एक आंसर अच्छा सा लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, आपको फुल फॉर्म लिखना है। आपको मेरा चैनल मिलेगा। 40,000 के आसपास लोग वहाँ पर जुड़ चुके हैं, आप भी जाकर जुड़ सकते हो और साथ ही साथ में अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। सबमिट करने के साथ एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करना है। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा, आपको ढेर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे अपने नोट्स में इंक्लूड करने के लिए। साथ ही साथ में सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो उस चीज़ को भी आप बता पाओगे कि हाँ यहाँ पर आपको एक इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। बात क्लियर हो गई। चलो अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या यहाँ पर राइटर बोलना चाहते हैं। तो ये एडिटोरियल बात करता है कि इंडिया का जो बेसिकली डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर वो कितना ज़्यादा है। कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर ये बोलता है कि देखो, साल 2020 के अंदर गलवान वैली के अंदर एक क्लैश देखने को मिला था। वहाँ पर इंडिया चाइना के सोल्जर्स के बीच में झड़प हुई थी। फिर 2020 के बाद 2022 में नहीं, अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा अरुणाचल प्रदेश के तवांग वाले रीजन में इंडिया चाइना के सोल्जर्स के बीच में झड़प हुई। लेकिन ये लड़ाइयाँ हो रही हैं बॉर्डर्स पर, उसके बावजूद भी जो इंडिया का इंपोर्ट है चाइना का, मतलब इंडिया का इंपोर्ट है चाइना से, वो लगातार इंक्रीज़ होता हुआ जा रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर ये आर्टिकल लिखा गया है।
पहले तो यहाँ पर राइटर ने ये समझाया कि किस प्रकार से इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो आज के समय पर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ देखो, चाइना जो है ना एक बहुत बड़ा पार्टनर है भारत का। चाइना इंडिया का सेकंड बिगेस्ट पार्टनर है आफ्टर द यूएस। तो हम लोग अभी के समय पर अमेरिका से ज़्यादा व्यापार करते हैं। अमेरिका के बाद यहाँ पर चाइना दूसरे नंबर पर आता है। साल 2021-22 के अंदर, साल 2021-22 का जब आप पूरा डेटा देखोगे तो इंडिया चाइना ने मिलकर लगभग 115.83 बिलियन डॉलर्स का व्यापार किया था। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि साल 2021-22 में इंडिया चाइना का व्यापार कितना पहुंचा, 100 बिलियन डॉलर को भी यहाँ पर ये क्रॉस कर गया। बात क्लियर हुई। फिर उसके बाद ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि भारत का जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर वो लगातार बढ़ती जा रही। तो आप कहोगे ऐसे कैसे डिपेंडेंसी इसलिए क्योंकि जो ये 100 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है ना, इसमें से बहुत बड़ा घाटा हम लोगों ने फेस किया है। हमें केवल घाटा ही घाटा हुआ है यहाँ पर, और इस चक्कर में हम लोग बोल रहे हैं कि डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है। तो आप देखोगे आज से 20 साल पहले चाइना 10वें नंबर पर आता था टॉप ट्रेडिंग पार्टनर में भारत के मामले में, लेकिन अब ये दूसरे नंबर पर आता है। तो पिछले 20 सालों के अंदर कितना ज़्यादा तगड़े तरीके से व्यापार हुआ है आप इमेजिन कर सकते हो। अब अगर हम आज के समय पर टॉप 10 कंट्रीज़ की बात करें तो टॉप 10 कंट्रीज़ में पहले तो अमेरिका हो गया, जिसके साथ में भारत सबसे ज़्यादा व्यापार करता है। फिर दूसरे नंबर पर हो गया चाइना। बाकी 8 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? तो उसमें आ जाता है यूएई, सऊदी अरेबिया, इराक, सिंगापुर, हांगकांग, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया और साथ ही साथ में ऑस्ट्रेलिया। ये टॉप 10 कंट्रीज़ हैं। अब आप कहोगे तो क्या हो गया, चाइना के साथ हम व्यापार कर रहे हैं इतना ज़्यादा, चाइना से ज़्यादा व्यापार तो अमेरिका के साथ कर रहे हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? पता है प्रॉब्लम यह है कि जो व्यापार हम यूएस के साथ में कर रहे हैं और जो व्यापार हम चाइना के साथ में कर रहे हैं, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यह है कि हम जो अमेरिका के साथ व्यापार कर रहे हैं यहाँ पे हमें फ़ायदा हो रहा है। कितने का ट्रेड सरप्लस हो रहा है? यहाँ पे हमारा जो सरप्लस चल रहा है वो है 32.85 बिलियन डॉलर्स का, यानी 2021-22 में इतना तो हमने फ़ायदा कमाया है अमेरिका से व्यापार करके। और जब आप चाइना का व्यापार देखोगे तो हमने यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट देखा है, यानी कि हमारे को लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है। तो 2021-22 में 73.31 बिलियन डॉलर्स के आसपास का हमने घाटे घाटा झेला है। तो अमेरिका से हमने जितना व्यापार कमाया, मतलब व्यापार किया, उसमें से इतना फ़ायदा कमाया, तो आप देखोगे उसका डबल तो यहाँ पर चाइना से व्यापार करते हुए हमें घाटा हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अमेरिका के साथ में हमारे फ़ायदा हो रहा है, लेकिन चाइना के साथ में घाटा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, जैसा मैंने आपको अभी समझाया। बात क्लियर हो गई। अब इतना सारा हम लोग व्यापार कर रहे हैं, इतना कुछ खरीद रहे हैं चाइना से, तो आखिरकार खरीद क्या क्या रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या क्या आइटम्स इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो उसमें है इलेक्ट्रिकल मशीनरी, टेलीविज़न इमेज, साउंड रिकॉर्डर्स, उसके बाद में न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी, मैकेनिकल अप्लायंसेस हो गए, ऑर्गेनिक केमिकल्स हो गए, प्लास्टिक और प्लास्टिक से बने सामान, फर्टिलाइज़र, और उसके बाद में यहाँ पर जो लैपटॉप्स होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स, लिथियम आयन, सोलर सेल्स, यूरिया, ये सारी चीज़ें हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। और एक्सपोर्ट क्या क्या कर रहे हैं? तो एक्सपोर्ट में आप देखोगे हम लोग कुछ थोड़ा बहुत सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे ओर, ऐश, ऑर्गेनिक मिनरल हो गया, मिनरल फ्यूल्स हो गया, बिटुमिनस सब्सटेंसेस हो गए, मिनरल वैक्सेस, आयरन, स्टील, एल्युमिनियम, कॉटन, ये कुछ चीज़ें जो कि हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। बात क्लियर हो गई। अब आप देखोगे जो इंपोर्ट हमारा बढ़ता जा रहा है चाइना के ऊपर, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है इंडिया के लिए। सबसे पहली चीज़ देखो, इंडिया के अंदर बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं, और उस दवाइयों को बनाने के लिए हम लोगों को एक रॉ मटेरियल चाहिए होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो ये चीज़ भी हम क्या करते हैं, चाइना से इंपोर्ट करते हैं, ताकि हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ग्रो करे। लेकिन अब हमने क्या किया है, इस एपीआई को अपने कंट्री में बनाना स्टार्ट कर दिया है। इसको लेकर अलग अलग स्कीम्स लेकर आए हैं। तो इंडिया के अंदर जो एपीआई बनता है वो थोड़ा महंगा होता है, लेकिन चाइना से जो एपीआई आता है वो सस्ता होता है। तो हमने चाइना से एपीआई मंगा कर हमने क्या किया, इंडिया का जो मार्केट है वो यहाँ पर ग्रो करना बंद कर दिया है एपीआई के मामले में। तो अब हमारा फोकस ये है कि हम लोग इस एपीआई को ना मंगाकर हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट ना कर हम लोग इसको खुद मैन्युफैक्चर करेंगे अपने देश के अंदर। इसके लिए अलग अलग प्रकार की जो स्कीम्स है वो चलाई गई हैं। फिर बात यहाँ पे राइटर ये बोलती हैं कि लगभग 24% के आसपास जो आज के समय पर कोयले से बनी हुई जो एनर्जी जनरेट होती है भारत के अंदर में, ये आ रही है अलग अलग कोल पावर प्लांट से। सही बात है। अभी जो पावर प्लांट चल रहे हैं ना, ये पावर प्लांट चाइना के बदौलत चल रहे हैं। तो कहोगे ऐसा क्यों? तो चाइना के बदौलत इसलिए चल रहा है क्योंकि इन पावर प्लांट के अंदर कोयले से बिजली बनाने में ढेर सारे इक्विपमेंट्स लगते हैं, है ना। इस प्लांट को बनाने में काफ़ी कुछ सामान लगता है, वो सामान चाइना से आ रहा है।
तो यहाँ पर भी डिपेंडेंसी हमारी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर यहाँ पर रिलेशन ख़राब हुआ तो एक सिक्योरिटी चैलेंज भी यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। तो रिलेशन ख़राब वैसे हैं ही, लेकिन व्यापार अपनी जगह पर चलता जा रहा है, तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई। अब हमने क्या व्यापार रोकने की कोशिश नहीं करी? बिल्कुल कोशिश करी है। क्या क्या कोशिश करी है? तो हमने चाइनीज़ ऐप्स के ऊपर बैन लगाया, आपको पता होगा। 5G ट्रायल से चाइना को बाहर कर दिया। चाइना का जो FDI है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जो चाइना से आने वाला, उसको हमने रोक दिया। और अपने कंट्री के अंदर जो दवाइयाँ हैं उनको बनाने को, इनकी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर हमने नए नए जो कदम है वो स्टार्ट कर दिए हैं। उसके बाद में जो चाइनीज़ पावर इक्विपमेंट है इनको परचेज़ करना बंद कर दिया है। फिर उसके बाद में चाइना करता है क्या है, बहुत सारा जो एल्यूमिनियम का सामान है ना वो सस्ते दाम में इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट कर देता है। अब सस्ते दाम में भेज देता है, तो इससे जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है, हमारे खुद का मार्केट है, वो हिल जाता है। क्योंकि हमारे मार्केट में थोड़ा महंगा मिल रहा है, बाहर से आया हुआ सामान सस्ता मिल रहा है, तो लोगों वाला खरीद रहे हैं, हमारा मार्केट बेकार हो गया। तो इसको लेकर सरकार ने क्या कर दी, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का मतलब है भेजो सामान हमारे यहाँ पर, कोई बात नहीं, सस्ते में भेजो, हम यहाँ पर टैक्स लगा देंगे, टैक्स लगा के उससे बराबर कर देंगे, महंगा कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे डोमेस्टिक मार्केट की वैल्यू जो है वो बनी रहेगी, ठीक है ना। तो चाइना को डंप नहीं करने देते, अगर डंप करता है तो उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी हम लोग लगा देते हैं। बात क्लियर हो गई। अब राइटर ये बोलती हैं कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, क्या हो सकता है वे फॉरवर्ड। तो इसका वे फॉरवर्ड पहला ये होगा कि इंडिया जो है ना, देखो सिंपल सी बात है, एकदम से तो डिपेंडेंस ख़त्म नहीं कर सकता, एकदम से व्यापार बंद कर दिया जाए ऐसे तो बहुत कुछ डाउन हो जाएगा, इकोनॉमी पूरी ठप हो जाएगी। तो एकदम से नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे हमें करना क्या होगा, अपने व्यापार को डाइवर्सिफाई करना होगा। क्योंकि प्रॉब्लम पता है कब आती है, जब आप एक ही देश के ऊपर डिपेंडेंट हो। जब आप अलग अलग देशों के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे, अलग अलग देशों के ऊपर डिपेंडेंट का मतलब है उनसे थोड़ा 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 करके सामान मंगा रहे होंगे, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। किसी एक के साथ रिलेशन ख़राब होंगे तो उसके ऊपर हमारी ज़्यादा डिपेंडेंसी थी नहीं, कुछ ही सामान मंगाते थे, चलो उसके हमने किसी और पे शिफ्ट कर लिया। लेकिन $100 बिलियन से ज़्यादा का व्यापार हो रहा है पूरे साल के अंदर, किसके ऊपर शिफ्ट करें ये सारा व्यापार। तो करना क्या होगा, इस व्यापार को धीरे धीरे डाइवर्सिफाई करना होगा। डाइवर्सिफाई मतलब कि कुछ सामान US से परचेज़ करना स्टार्ट करो, कुछ यूरोप से, कुछ साउथ कोरिया से, कुछ जापान से। इनके साथ में व्यापार बढ़ेगा, इनके साथ में रिलेशन भी बढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप कह सकते हो ऐसे काम लिया जा सकता है। एकदम से बंद कर देना भी यहाँ पर बिल्कुल सही नहीं रहने वाला। अब जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं उसके बेसिस पर जो 2017 का सवाल है उसका आंसर देना है, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है वो ऑलरेडी मैं बता चुका। चलो अब इस सेशन को एंड करते हैं। वैसे एक आध आर्टिकल रह जा रहे हैं, कोई बात नहीं, उसको मैं कल डिस्कस कर दूंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने कवर कर दी हैं। एक बात बताऊं यार, पता है मैंने सोचा था कि मैं 25 मिनट या आधे घंटे का वीडियो अपलोड करूंगा बस खाली, लेकिन मैं पढ़ाता चला गया और ये 52 मिनट हो गए, पता ही नहीं चला। लेकिन फिर भी एक एनर्जी बनी रही, वो ज़्यादा बेहतर है। अब देखते हैं साउंड रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ है। अगर साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा ना तो भाई साहब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। एक वीडियो में ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रख चुका हूँ, अब ये फिर से 50 मिनट का वीडियो मेरा बेकार हो जाएगा। कोई बात नहीं, लेकिन अब पहले हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले आंसर को देख लेते हैं। तो यूपीएससी ने साल 2016 में जो क्वेश्चन पूछा था, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये किस ग्रुप ऑफ कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है आसियान, बी जो है उसका सही आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज मैं प्रीलिम्स रैपिड फायर डिस्कस नहीं कर पाया हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, आज वीडियो ऑलरेडी लेट हो गया है, तो कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।